वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 31 से लेकर 44 तक। ठीक है, इस चैप्टर में 31 से लेकर 44 तक सेक्शंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सेक्शन नंबर 31 ड्यूटीज़ ऑफ सेलर एंड बायर। तो सेक्शन 31 ये है कि जो सेलर और बायर की ड्यूटीज़ किस नेचर की होगी। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे ऑफ देम इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेलर और जो बायर की जो ड्यूटीज़ हैं, वो सेलर की ड्यूटीज़ है कि वो गुड्स को डिलीवर करे बायर को, और बायर की ये ड्यूटी है कि वो पे करे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो सेक्शन नंबर 31 सिंपली यही कहता है। और उसके बाद सेक्शन 32 पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस और कॉन्करेंट कंडीशन, दैट इज टू से द सेलर शैल बी ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange of for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods। सेक्शन 32 कहता है अगर जो गुड्स हैं वो इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, जो सेलर है वो रेडी होना चाहिए गुड्स को डिलीवर करने के लिए, और जो बायर है वो रेडी होना चाहिए उस गुड्स की पेमेंट देने के लिए एट द स्पॉट टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 32। उसके बाद हम चले आते हैं सेक्शन 33 डिलीवरी ऑफ गुड्स sold may be made by doing anything which the parties agreed shall be treated as delivery, or which has the effect of putting the goods in the possession of a buyer or any person authorized to hold them on his behalf। तो सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि जो डिलीवरी हो वो कैसे होगी। ये डिपेंड करता है पार्टीज़ पे। जो गुड्स हैं कि फॉर सपोज़ कि मेरा फ्रेंड आएगा, आप उसको दे दो, तो सेलर के पास जो आएगा, मेरा फ्रेंड आपके पास आएगा, आप उसको गुड्स दे दो, तो ये माना जाएगा कि आपने डिलीवरी कर दी है, बायर को आपने डिलीवरी कर दी, ये माना जाएगा कि गुड्स आपने बायर की पोजीशन में आ गए हैं। अब चाहे वो अभी तक बायर के पास पहुंचे हो या नहीं, आपने बायर ने जिससे बोला था आपने उसको दे दिए, तो ये माना जाएगा कि जो गुड्स की पोजीशन है वो बायर को मिल गई। ये था सेक्शन 33। उसके बाद है 34 इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इट डिलीवरी ऑफ पार्टी ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods within an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder। तो सेक्शन नंबर 34 सिंपली ये कहता है जो पार्ट ऑफ डिलीवरी होगी उससे जो ये माना जाएगा कि आपने होल कंप्लीट डिलीवरी की है, मगर आपका जो इंटेंशन था गुड्स को पार्ट में डिलीवर होगा, तो उसको पार्ट डिलीवरी ही माना जाएगा। होल गुड्स आपने डिलीवर किए हैं। फॉर सपोज अगर मिसाल तौर के ये सेक्शन हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिसाल तौर आप जो बायर को जो आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो आप साथ में डिलीवर नहीं कर सकते। आप उसको आपने कहा मैं आपको गुड्स तो आपके हैं, मैं आपको डिलीवरी पार्ट में करूँगा। जैसे कि मेरे पास इतनी वो जो गाड़ी है उसमें सारे नहीं आएंगी, तो मैं आपको पार्ट में डिलीवरी करेंगे, तो ये माना जाएगा कि आपने गुड्स उसको सारे डिलीवर किए। अगर आपकी ये इंटेंशन ही नहीं है कि आपकी पार्ट पे ही पार्टली आप उसको गुड्स डिलीवर करोगे, तो ये आप जो सब क्लास 2 है वो ये कहता है कि अगर आप पार्टली उसको दे रहे हो डिलीवरी गुड्स की, तो ये माना जाएगा आपने पार्टली की है। जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं आपको हाफ गुड्स सेंड करूँगा, जब तक आप दूसरे गुड्स की पेमेंट नहीं दोगे तो मैं आपको दूसरे गुड्स नहीं ट्रांसफ़र करूँगा। तो इसमें आप होल डिलीवरी
नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, तो ये आपने पार्टली डिलीवरी माना जाएगा। ये आपकी पार्ट डिलीवरी माना जाएगा, ना कि होल। होल उसमें माना जाएगा जिसमें आपकी इंटेंशन हो कि ये गुड्स तो आपके हैं, मैं इसको आपको पार्ट डिलीवरी में ही ट्रांसफ़र करूँगा, जो मेरे पास इतनी अफोर्डेबल कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं आपको एक साथ भेज सकूँ। तो उस हिसाब से आप उस सेक्शन सब क्लास 1 में ये है कि आप उसे ये माना जाएगा कि आपने होल डिलीवरी सेंड की है। और सेकंड क्लास में ये है कि आप जो पार्टली कर रहे हो, आपकी इंटेंशन है कि अगर आपने दूसरे गुड्स की जो अब मैं पार्टली डिलीवरी की है, पार्ट डिलीवरी की है, उसकी पेमेंट दो, और नेक्स्ट गुड्स की अगर आप पेमेंट दोगे तभी मैं आपके गुड्स ट्रांसफ़र करूँ। तो ये ये नहीं माना जाएगा कि आपने होल ट्रांसफ़र किया, तो इसमें ये माना जाएगा कि आपने पार्टली डिलीवरी की है, पार्ट गुड्स की जो है पार्ट डिलीवर किया। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 35 पे, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। Apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer apply for डिलीवरी। सेक्शन नंबर 35 है, इसमें सेलर नहीं बोलेगा कि कब गुड्स को डिलीवर करना है, इसमें बायर बोलेगा सेलर को कि कब गुड्स डिलीवर करना है। जो सेलर है वो खुद नहीं गुड्स को डिलीवर करेगा जब तक बायर उसे ना बोले, जब तक सेलर उस गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 36, रूल्स एज टू डिलीवरी। डिलीवरी के हिसाब से जो रूल्स हैं वो, whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question depending in the each case on the contract express or implied between the parties. Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell, or if not them in existence at the place at which they are manufactured or produced. सेक्शन नंबर 36 में 3 पॉइंट्स हैं कि पहली बात ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये या तो सेलर है वो बायर की जगह पहुंचाएगा गुड्स को, या बायर है वो सेलर की प्लेस पे आकर गुड्स की डिलीवरी लेगा, या दोनों डिसाइड करेंगे। ये डिपेंड अपन कॉन्ट्रैक्ट पे होगा कि ये एम्प्लॉयड या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर 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 कुछ ना बोला हो, हम एम्प्लॉयड क्या समझेंगे? अगर कुछ ना बोला हो कॉन्ट्रैक्ट में तो हम क्या समझेंगे? तब गुड्स को जो सेल किया गया था तब वो गुड्स जहाँ पर थे वहीं पे ही उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। अगर कुछ नहीं कॉन्ट्रैक्ट में बोला है तो जहाँ पे गुड्स थे, पहले जहाँ पे गुड्स थे तो वहीं पे ही डिलीवरी मानी जाएगी। दूसरी है कि एग्री टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्री टू सेल इसमें है कि जब गुड्स जहाँ पर थे वहाँ पर उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। अगर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है तो जहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चर होगी, किया जाएगा, वहाँ वो प्लेस मानी जाएगी डिलीवरी की। और जो गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वहीं पे ही मानी जाएगी, वहाँ पे डिलीवरी होगी। और दूसरी पॉइंट इसमें है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स, द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन द रीजनेबल टाइम। दूसरी पॉइंट, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को बाउंड है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो सेलर डिलीवर करेगा गुड्स को। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में सेलर गुड्स को डिलीवर करेगा। वो जो उस जो रीजनेबल टाइम है वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन, there is no delivery by seller to buyer unless and until the third person acknowledge to the buyer that he holds the goods on his behalf। थर्ड पॉइंट ये कहती है कि सेल के टाइम पे अगर जो गुड्स हैं वो किसी थर्ड पर्सन के पास हैं तो वो तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो थर्ड पर्सन है बायर को ना बता दे कि जो आपके गुड्स हैं वो मेरे पास हैं। पहले तो मैं सेलर के बिहाफ पे इसे रखता था, अभी मैं आपके बिहाफ पे ये गुड्स मेरे पास हैं।
तो जब तक थर्ड पर्सन बायर को नहीं बताएगा कि जो गुड्स हैं, आपके जो गुड्स हैं वो मेरे पास हैं, तब तक ये नाम नहीं माना जाएगा कि डिलीवरी बायर को हुई है। तो ये था थर्ड पॉइंट। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। गुड्स प्रोवाइडेड में है कि जो गुड्स के डॉक्यूमेंट है वो तो आपको बायर को देने पड़ेंगे, चाहे वो गुड्स थर्ड पर्सन के पास हो चाहे सेलर के पास। जैसे कि आपने कोई कार आप सेल करनी है, कार तो किसी थर्ड पर्सन के पास है आपकी जो कार, मगर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बायर को देनी पड़ेगी, वो टाइटल उसको देना पड़ेगा जो आपने कार डिलीवर की है। तो ये सेक्शन उस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड इफेक्ट नहीं करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स से उसका जो टाइटल है उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट, द डिमांड और टेंडर्स ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज ineffectual unless made at reasonable or. What is a reasonable or is a question of fact. फोर्थ पॉइंट कहती है अगर पर्सन डिमांड नहीं करता डिलीवरी के लिए, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रीज़नेबल टाइम में डिमांड करनी है। वो रीज़नेबल टाइम वो होगा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है अनलेस अदरवाइज एग्री द एक्सपेंसेस एंड incidental to putting the goods into a deliverable state shall be borne by the seller. फिफ्थ पॉइंट ये कहता है जो डिलीवरी का खर्चा है वो कौन भरेगा, वो सेलर और बायर डिसाइड करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला गया तो वो सेलर ही भरेगा डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस, जो खर्चा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला गया है तो सेलर ही भरेगा। अदरवाइज अगर पार्टीज ने कोई और कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाली है, अगर और कोई पॉइंट डाली है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा कि कौन एक्सपेंसेस डिलीवरी के पे करेगा। तो ये था सेक्शन 36। उसके बाद है सेक्शन 37, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। Where the seller deliver to buyer a quantity of goods less than the contract to sell, the buyer may reject them. But if the buyer accept the goods so delivered, he shall pay for them at the contract rate. अगर सेलर ने जो बायर को गुड्स हैं वो क्वांटिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे कम भेजा है, कम भेज दिया, तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे प्राइस देगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि वेदर सेलर डिलीवर टू बायर a quantity of goods larger than the contract to sell, the buyer may be accept the goods included into the contract and reject the rest. Or if the goods delivered are such that it is a difficult or time or consuming to separate the quantity contract, he may reject the whole. If the buyer accept the whole of the goods to deliver, he shall pay for them at the contract rate. दूसरी पॉइंट में है कि अगर सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स भेज देता है तो बायर के पास है ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हवाले से उसे पेमेंट करेगा। अगर जो तीसरी पॉइंट इसमें है कि अगर जो क्वालिटी वो और दूसरी क्वालिटी के गुड्स दे देता है उसमें, तो बायर के पास ये ऑप्शन है कि उस गुड्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हवाले से उसे प्राइस देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मिक्स विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन द अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट और रिजेक्ट द होल। तो इसमें यह है कि जो सेलर है वो गुड्स क्वांटिटी के गुड्स से जो डिलीवर गुड्स की कर देता है, वो बायर ने बोला था उस क्वांटिटी के नहीं भेजता, तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर देता है या उसको रख लेता है। अगर रख लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उसे पेमेंट करेगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू द एनी यूजेज ऑफ ट्रेड स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज।
फोर्थ पॉइंट कहते हैं जो डिलीवरी है वो अकॉर्डिंग टू द यूजेज या वर्कआउट कर दी गई है अगर स्पेशल एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में हुआ है, जो उनका ट्रेड है या उनका जो कोर्स ऑफ डीलिंग है, जो प्रोसेस है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा करता है इसमें। जो उनका जो प्रोसेस ऑफ डीलिंग का है, जो ट्रेड है, वो उनका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। वो कैसे डील करते हैं वो डिपेंड करता है पार्टीज पे, वो कैसे डील करते हैं उससे देखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 38। सेक्शन 38 है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं अनलेस अदरवाइज एग्री द बायर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ द बाय इंस्टॉलमेंट। पहला पॉइंट कहता है कि अगर पार्टीज ने एक्सेप्ट किया है, अनलेस अदरवाइज एग्री, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एक्सेप्ट हुए हैं तो अलग बात है, अदरवाइज बायर बाउंड नहीं है डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में ले। तो दूसरी पॉइंट है कि वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय द state installment which are to be separately paid for and the seller make no delivery or defective delivery in respect of one or more installment, or the buyer neglects or reduces to take delivery or pay from one or more installment. It is a question in each case depending on the terms of contract and the circumstances of the case, whether the breach of contract is repudiation of whole contract or whether it is a severable breach giving rise to the claim of compensation but not to a right to treat the whole contract as repudiated. सेक्शन नंबर 38 का 2 कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है कि जो डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट में होगी, जो उसकी पेमेंट है वो भी इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट है वो भी डिलीवरी के हिसाब से होगी। अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं की, ट्रांसफ़र नहीं करता, डिलीवरी में कोई डिफेक्ट करता है, अगर बायर नेगलेक्ट कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है जब उनके पास इंस्टॉलमेंट भेजी, इन केस में क्या होगा कि एक तो होल कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा या फिर उसने जो ब्रीच किया है उसके खिलाफ कंपनसेशन क्लेम करेगी दूसरी पार्टी, सेलर या बायर। ठीक है, या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। तो सेक्शन 38 जो कहता है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, अगर सेलर ने गुड्स बायर को ट्रांसफ़र किए हैं तो अगर बायर उसको रिफ्यूज़ कर देता है, गुड्स को रिफ्यूज़ कर देता है, उस डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर देता है, तो केस के सर्कमटेंस देखे जाएंगे। उस जो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या इस डिलीवरी की रिफ्यूज़ पे होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा या फिर इसमें कंपनसेशन क्लेम किए जाएंगे। तो ये हम डिपेंड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये था हमारा सेक्शन 38। उसके बाद आते हैं 39, डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर। फर्स्ट पॉइंट है वेयर इन presence of contract of sale the seller is authorized or required to send the goods to buyer, deliver goods to carrier whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer or delivery of the goods to wharfinger for sale, custody in prima facie deemed to delivery of the goods to the buyer। सेक्शन 39 के सेलर को अथोराइज करता है, ये सेक्शन सेलर को अथोराइज करता है जो गुड्स हैं वो बायर को सेंड करने हैं। अगर सेलर गुड्स को डिलीवर कैरियर को दे रहा है जिसको बायर ने बोला था डिलीवरी कर दिए, तो हम ये मानेंगे कि डिलीवरी बायर को हो गई है, चाहे वो अभी तक बायर को नहीं पहुँचे, चाहे वो गुड्स जो हैं बायर को नहीं पहुँचे। अगर जो बायर ने जिस बंदे को बोला था, जिस कैरियर और वॉरफिंगर को बोला था, उसको सेलर ने गुड्स दे दिए हैं, तो ये माना जाएगा कि जो गुड्स हैं डिलीवरी है वो बायर को दे दी है, तो ये माना जाएगा। और दूसरी, अगर बायर ने अथोराइज नहीं किया है सेलर को, जो सेलर है वो कैरियर के साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा बायर के बिहाफ पे। ठीक है, तो इसमें दूसरी पॉइंट अनलेस अदरवाइज by the buyer the seller shall make a such contract within the carrier or wharfinger on the behalf of the buyer as may be reasonable having regard to the nature of goods and the other circumstances of the case। तो दूसरी पॉइंट में कि अगर पार्टी अनलेस अदरवाइज अथोराइज बायर, अगर बायर ने अथोराइज किया है तो अलग बात है। अगर अथोराइज किया तो फर्स्ट पॉइंट के हवाले से उसे डिलीवरी से जब सेलर करेगा तो ये माना जाएगा कि डिलीवरी बायर को मिल गई है। अगर बायर अथोराइज नहीं करता किसी को, तो सेलर खुद ही
कैरियर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ गुड्स, जो गुड्स के नेचर है उस हवाले से, जो सरकमटेंस है उस हवाले से ही वो उस हवाले से ही कैरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस हवाले से, जिस नेचर के गुड्स हैं उसी हवाले से उसी कैरियर के साथ वो गुड्स ट्रांसफ़र करेगा बायर को, डिलीवर करेगा बायर को। इफ़ द सेलर ओमिट्स टू so do so to do and the goods are lost or damaged in course of transmit or whilst in the custody of the warfingers, the buyer may decline to treat the delivery to carrier or warfinger as a delivery to himself or maybe hold the seller responsible for and damages। जो गुड्स सेलर ने कैरियर के थ्रू भेजे हैं उसे बायर रिफ्यूज़ कर देता है, जहाँ पे उसका राइट हो उसको डिक्लाइन कर देता है। जो उस गुड्स को नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुआ है, वो सेलर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो कैरियर है वो सेलर ही खुद ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है कैरियर के साथ कि भाई जिस नेचर के गुड्स होंगे उस नेचर के साथ ही कैरियर को भेजेगा। जैसे कि अब हम ऑयल किसी को डिलीवर कर रहे हैं तो हम टैंकर वाले से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो टैंकर के ज़रिए हम उसे भेजेंगे। तो जैसा गुड्स का नेचर होगा उस हवाले से हम अपने गुड्स डिलीवर करेंगे बायर को। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई जो गुड्स को नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं कोई भी, तो उसमें सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर द गुड्स आर, थर्ड पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू बायर बाय रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांसिट in the circumstances in which it is usual to ensure that the seller shall such notice to the buyer may be enable him to insure them during their sea transit, and if the seller is failed to do the goods shall be deemed to be a his risk during such a sea transit। तो ऐसे गुड्स हैं जो किसी सी के ज़रिए ट्रांजिट करने हैं सेलर को, तो सेलर बायर को नोटिस देगा कि भाई अपने गुड्स को इंश्योर करवा दे। अगर सेलर नोटिस देने से फेल हो जाता है, बायर को नोटिस नहीं देता है, फिर कोई गुड्स को अगर कोई डैमेज होता है, नुकसान हो जाता है, जैसे कि जो सी में जो जहाज़ है वो सिंक हो जाता है, तबाह हो जाता है, डूब जाता है, तो जो भी नुकसान होगा गुड्स को, डैमेजेस होगा, वो सेलर ही के रिस्क पे होगा, सेलर ही लायबल होगा उस डैमेजेस का, बायर उसमें लायबल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 44, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट द distant place where the seller or goods agree to deliver them at his own risk at the place other than where they are। जहाँ पे सेलर खुद ही अपने रिस्क पे बायर की प्लेस पे गुड्स को डिलीवर कर रहा है, तो बायर शल nevertheless unless otherwise agreed take any risk of deteriorations in the goods necessarily incident to the course of transit। अगर सेलर खुद ही अपने रिस्क पे गुड्स को डिलीवर कर रहा है बायर की प्लेस पे, तो बायर उसमें लायबल नहीं होगा, उसकी रिस्क पे गुड्स अगर कोई भी गुड्स पे रिस्क डैमेजेस हो जाते हैं तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 41 पे, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन द गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज़ नॉट टू प्रीवियसली एग्जामाइन। अगर जो बायर को गुड्स सेलर ने डिलीवर किए हैं वो पहले उसने एग्जामाइन नहीं किए हैं बायर ने, तो ही इज़ नॉट टू डीम टू हैव टू एक्सेप्ट देम अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ examining them for the purpose of ascertaining whether they are conformity with the contract। तो जब तक वो गुड्स एक्सेप्टेड नहीं माने जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, जब तक वो सेलर बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं देता उस गुड्स को एग्जामाइन करने की कि जो गुड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर द सेलर टेंडर्स deliver goods to buyer, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining goods for the purpose of ascertaining whether are the conformity with the contract। तो दूसरे में अगर पार्टीज अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर पार्टीज किसी बात पे एग्रीड हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो अलग है। अगर जब तक बायर सेलर है वो बायर को एग्जामाइन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा गुड्स को, जब तक वो असर्टेन गुड्स को कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स हैं या नहीं, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा।
उसके बाद है सेक्शन 44 एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब होगी, बायर एक्सेप्ट कब करेगा? द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट द गुड्स व्हेन ही एंटीमेट्स टू सेलर। जब बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर देगा तो सेलर को एंटीमेट्स देगा कि भाई मैंने आपके गुड्स एक्सेप्ट कर दिए हैं, that he has accept them, or when these goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of reasonable time he returns the goods without intimate intimating to the seller that he has reject them। तो इसमें कि अगर जो बायर इंटीमेंट्स नहीं देता, कोई एक्ट कर देता है, तो ये माना एक्ट कर देता है। जैसे कि आपने किसी को बुक भेजा, आप सेलर हैं, आपने किसी को बुक, मैं बायर हूँ, आपने मुझे बुक डिलीवर की, मैंने आपको कोई इंटीमेंट्स नहीं दिया, मैंने उस बुक को यूज़ कर लिया, उस पर लिख लिया, या मैंने आगे उसे मैंने अपने यूज़ कर लिया उस डेली लाइफ में, तो ये माना जाएगा, आपके एक्ट के हवाले से ये माना जाएगा कि आपने इसे एक्सेप्ट कर दिया। अगर या तो फिर टाइम लैप्स है, टाइम अगर ख़त्म हो जाए, रीज़नेबल टाइम गुड्स के, अगर विदाउट कोई इंटीमेंट नहीं देता, तो ये माना जाएगा गुड्स आपने रिजेक्ट कर दिए हैं। जो एक रीज़नेबल टाइम है, फिक्स है, अगर वो ख़त्म हो जाए, अगर आपने टाइम फिक्स किया है गुड्स के रिलेटेड कि भाई इतने दिन में अगर आपने मुझे इंटीमेंट्स नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने गुड्स रिजेक्ट किए। तो उसके बाद आते हैं सेक्शन 43, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स। बायर बाउंड नहीं है जो गुड्स रिजेक्ट करता है वापस देने के लिए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर पार्टीज ने एग्रीज हुए हैं तब तो बायर, किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने इस बात पे एग्री हैं कि अगर आप गुड्स को रिजेक्ट करोगे तो आप मुझे वापस रिटर्न करोगे, तब तो रिटर्न करेगा बायर। अदरवाइज देयर गुड्स आर डिलीवर्ड to the buyer and he has refused to accept them, having the right so to do, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimate to seller that he refused to accept them। जहाँ पे बायर का राइट है उस गुड्स को रिफ्यूज़ करने का, जहाँ पे हक बनता है बायर का रिफ्यूज़ करने का गुड्स को, तो बायर बाउंड नहीं है उस गुड्स को जो रिजेक्ट किए हैं उसको रिटर्न करने के लिए, मगर बायर सिर्फ उसे सेलर को इंटीमेट देगा, इतला देगा कि मैंने आपके गुड्स को रिजेक्ट कर दिए हैं, ना कि वो उस गुड्स को वापस उसे ट्रांसफ़र करेगा। सेलर को वो नहीं भेज सकता, वो सिर्फ रिजेक्ट करके उसे इंटीमेट दे सकता है सेलर को, मैंने आपके गुड्स रिजेक्ट कर दिए। तो जो वापस वो सेलर खुद ही लेके जाएगा, जो भी उस पर एक्सपेंसेस आएगा वो खुद सेलर ही भरेगा। उसके बाद सेक्शन 44 लास्ट है इस चैप्टर का, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग delivery of goods। When the seller is ready and willing to deliver the goods and requires the buyer to take delivery, जहाँ पे सेलर रेडी है, गुड्स रेडी है और विलिंग है डिलीवरी करने, गुड्स की डिलीवरी करने के लिए बायर को रिक्वेस्ट करता है, एंड बायर डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस action by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods। अगर बायर उसको रिफ्यूज़ कर देता है, रीजनेबल टाइम में वो डिलीवरी नहीं लेता, उसको रिफ्यूज़ कर देता है, अगर कोई गुड्स को डैमेजेस होता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो उसमें बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसकी केयर कर रहा है सेलर, जो उस गुड्स को एज ए, तो इसमें कोई नुकसान हो जाता है गुड्स में तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ सेलर वेदर नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू बायर टेक टू डिलीवरी अमाउंट एंड रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे बायर का ये सेक्शन उस इफेक्ट नहीं करता है बायर पे, जहाँ पे बायर का राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेशन करने का, तो वहाँ पे ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता। तो ये था हमारा सेक्शन 44 इस चैप्टर का लास्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 45 से अनपेड सेलर स्टार्ट करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।